दोस्तों, इस भरी दोपहरी में बारिश नहीं हो सकती, इसकी आप गारंटी ले सकते हैं। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि नीतीश कुमार बिहार के चुनाव आते आते पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने ऐसे ही संकेत देने शुरू कर दिए हैं। नीतीश कुमार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस वक्फ संशोधन बिल पर उनके सांसद मोदी जी की ऐसी तारीफ करेंगे, ऐसी तारीफ करेंगे, ऐसी तारीफ करेंगे कि बीजेपी के सांसद भी लोकसभा में मुंह छुपाने लगेंगे, वो पास होते होते उनकी पार्टी पर कहर बनकर टूटेगा। हालत ये हो गई है दोस्तों कि नीतीश कुमार ने जो रिएक्शन वक्फ संशोधन बिल पर दिया है, वो बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा कर रहा है। तो नीतीश कुमार वक्फ संशोधन बिल के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या स्टैंड है, मैं पिछले 48 घंटे से लगभग अपनी इस तरह की वीडियो में लगातार पूछ रही हूं, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत ही वोकल नेता है। नीतीश कुमार बोलते रहते हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं, सोशल मीडिया में शेयर भी करते रहते हैं वो कब कहां जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार ने ये नहीं बताया कि उनकी पार्टी जिस वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में है, आखिर वो क्या सोचते हैं इस बिल को लेकर। अब नीतीश कुमार का पहला रिएक्शन आया है। नवभारत टाइम्स के हिसाब से दोस्तों, नीतीश कुमार दरअसल एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। दोस्तों, इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान थे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी थे, विजय चौधरी थे, इसके अलावा भी कई बड़े नेता मौजूद थे। तो पत्रकारों ने नीतीश कुमार से वक्फ संशोधन बिल को लेकर उनका रिएक्शन ले लिया। लेकिन नीतीश कुमार ने जानते हैं क्या कहा? नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं कहा। नीतीश कुमार मुस्कुराकर वहां से चल दिए। ये एक ऐसा रिएक्शन है दोस्तों जो बीजेपी के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि बोलते हुए नीतीश कुमार कम डराते हैं बीजेपी को। जब भी नीतीश कुमार चुप होते हैं ना, तब वो बीजेपी पर बहुत भारी पड़ते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब भी नीतीश कुमार को पाला बदलना होता है, जो बिहार के जानकार पत्रकार है वो ये बोलते हैं कि नीतीश कुमार कई दिनों तक चुप हो जाते हैं। आजकल वैसे ही चुप है नीतीश कुमार। दोस्तों, नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर, उनकी सेहत को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती हैं सोशल मीडिया में, लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानती। भाई, जब तक नीतीश कुमार कुर्सी में है बिहार के, और उस कुर्सी में बने रहते हुए वो एनडीए का हिस्सा हैं, तो हम मानकर चलते हैं कि नीतीश कुमार स्वस्थ है। और जाहिर तौर पर मैं मान ही नहीं सकती दोस्तों कि इतना इंपॉर्टेंट बिल पास सरकार को करवाना है तो नीतीश कुमार तक बात नहीं गई होगी। नीतीश कुमार की हरी झंडी के बाद ही उनके सांसदों ने ऐसे बढ़ चढ़कर मोदी जी की तारीफ की है संसद में। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार की पार्टी का जो हाल हुआ है इस बिल को समर्थन देने के बाद, क्या नीतीश कुमार उससे डर गए हैं? दोस्तों, पहले ये आंकड़ा 3-4 नेताओं का था। 3-4 नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफा दिया था, मुस्लिम नेता थे। तो जेडीयू ने बयान जारी करते हुए कह दिया कि हम तो इन नेता को जानते ही नहीं, ये तो कभी जेडीयू से ताल्लुक इनका हुआ ही नहीं। लेकिन अब स्थिति यह है कि धड़ाधड़ इस्तीफों की बौछार हो गई है दोस्तों जेडीयू में। दोस्तों, इंडिया टीवी की इस खबर के मुताबिक पहले 5 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू छोड़ी थी, और अब कुल मिलाकर जेडीयू के 20 नेताओं ने जेडीयू को बाय बाय बोल दिया है। 20 नेता ने। याद रखिए दोस्तों, जेडीयू कोई राष्ट्रव्यापी पार्टी नहीं है, बीजेपी या कांग्रेस पार्टी नहीं है जेडीयू, जिसके 20 नेता अगर चले जाते हैं तो चले जाते हैं, पार्टी को क्या फर्क है। जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जो चाहती है कि दूसरे राज्यों में वो संघर्ष करे, दूसरे राज्यों में चुनाव लड़े, लेकिन बेसिकली वो एक बिहार बेस्ड पार्टी है। अब जानकारी मिल रही है दोस्तों कि जो इस्तीफा देने वाले नेता हैं उनका नाम है नदीम अख्तर, राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी, इसके अलावा मोहम्मद शहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम। इसके अलावा भी कुछ नेता हैं दोस्तों। और पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने बोला है कि वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के समर्थन से वो बहुत आहत हैं। जैसे राजू नैयर ने यही बोला है, उन्होंने कहा है कि ये मुसलमानों पर अत्याचार करने वाला काला कानून है। दोस्तों, आगे उन्होंने कहा है, वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने और समर्थन मिलने के बाद मैं जेडीयू से इस्तीफा देता हूं। तो अब जेडीयू बताए कि ये जो धड़ाधड़ 20 लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं, जेडीयू छोड़ दी है, इनसे भी क्या जेडीयू किनारा कर लेगी कि हम तो इनको जानते नहीं, ये तो कभी पार्टी का सदस्य रहे ही नहीं। बड़ी बात यह है दोस्तों कि इतने नेता जब आपकी पार्टी छोड़ते हैं, और आपकी पार्टी भी बिहार बेस्ड पार्टी ही है, तो आपकी पार्टी के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री तक खबर ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार क्या अपनी पार्टी के धड़ाधड़ इस्तीफों से परेशान है, इसीलिए वो चुप है? भाई, वो खुलकर समर्थन कर सकते थे बिल का। दोस्तों, जब संसद में उनकी पार्टी वोट कर रही है, जब संसद में उनके नेता ललन सिंह जैसे नेता मोदी जी के चेहरे पर इतनी तारीफें कर रहे हैं कि आपको मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं तो आप मत देखिए उनका चेहरा, तो नीतीश कुमार आगे आकर क्यों नहीं मीडिया से बात कर सकते? ऐसा तो है नहीं कि आज वो मुस्कुराकर चल दिए तो कल उनको मीडिया छोड़ देगा। भाई, बिहार का चुनाव जब तक नवंबर तक अगर लड़ा जाता है, तब तक चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले ये मुद्दा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहने वाला है। वक्फ संशोधन बिल वो मामला नहीं है जिसे नीतीश कुमार पल्ला झाड़ सकते हैं। तो माना यह जाए क्या दोस्तों कि नीतीश कुमार के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं?
या तो नीतीश कुमार ने सोचा नहीं था कि इतने आफ्टर इफेक्ट्स उनकी पार्टी को झेलने पड़ सकते हैं, या फिर नीतीश कुमार के पास एक्चुअली में बोलने के लिए कुछ नहीं है और अब वो कुछ करना चाहते हैं। यहां दोस्तों मैं आपको एक और खबर याद दिला देती हूं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि नीतीश कुमार के बड़े खास नेता हैं जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस। गुलाम गौस ईद में लालू यादव के घर बधाई लेने चले गए। हम तो देते हैं बधाई दिवाली की, ईद की, लेकिन वो बधाई लेने चले गए और लालू यादव की भी बड़े खास माने जाते हैं गुलाम गौस। ये वही गुलाम गौस हैं जो इस बिल के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, खूब बोल रहे थे और इस बिल का विरोध कर रहे थे। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि इस बिल से पहले ही गुलाम गौस जैसे नेता, जो कि जेडीयू में भी खासम खास है नीतीश कुमार के और लालू यादव के भी खासम खास माने जाते हैं, उन्होंने एक पुल का काम शुरू कर दिया था बातचीत का, और उस बीच आ गया वक्फ संशोधन बिल। वहीं जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर का भी कहना है कि मुस्लिम समाज डरा हुआ है, खौफ में है, भरोसा टूटा है। विपक्षी दल नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहे, केंद्र सरकार अपनी बातें बताने में नाकाम रही। हालांकि खालिद अनवर नीतीश कुमार को अब भी सेक्युलर लीडर मानते हैं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि वक्फ में सुधार होने के बावजूद भी केंद्र सरकार लोगों के बीच मैसेज नहीं दे पाई। हालांकि दोस्तों नीतीश कुमार का पलटना ना पलटना अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन दोस्तों ये जो आफ्टर इफेक्ट्स है ये केवल जेडीयू नहीं झेल रहा है, आरएलडी भी झेल रही है। आरएलडी जिसके मात्र 2 सांसद हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत आरएलडी अपने को देखती है। उसके नेताओं में भी अब होड़ मची हुई है कि कौन पार्टी छोड़ेगा। दोस्तों राष्ट्रीय लोकदल के यूपी के महासचिव हैं शाहजेब रिजवी, उन्होंने पार्टी से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और बड़ी बात कहते हुए कहा है आने वाले दिनों में कई और नेता पार्टी छोड़ेंगे। वक्फ बिल को जिस तरह से आरएलडी ने सपोर्ट किया, उसे लेकर जो मुस्लिम नेता हैं उनके बीच बहुत नाराजगी है। या मैं आपको बात याद दिला दूं दोस्तों, नीतीश कुमार मुसलमानों के वोट को लेकर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि उनको बहुत बड़े स्तर पर मुसलमानों का वोट मिलना नहीं है। हाँ, एक सीट में जहां पर मुसलमानों का वोट निर्णायक होता है, वहां नीतीश कुमार की सो कॉल्ड सेक्युलर छवि की वजह से उनको 1000-1200 वोट मिलते हैं, जिससे मुसलमान वोट काटने में आसानी होती है एनडीए को। लेकिन आरएलडी का तो अस्तित्व ही जाट और मुस्लिम समीकरण से है। आरएलडी जब जब एक बड़ी जीत के तौर पर उभर कर आई है या बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आई है, उसको जाटों का और मुसलमानों का वोट मिला है, और ये आज से नहीं दोस्तों हमेशा से है। अब अगर आरएलडी का, जयंत चौधरी की पार्टी का इस तरह से मुस्लिम नेता बहिष्कार करते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं, अपने आप को पार्टी से अलग कर देते हैं, तो जयंत चौधरी दूसरा कौन सा वोट बैंक है जो अपने साथ जोड़ते हैं? भाई अगर कोई वोट बैंक आपसे छिटक रहा है तो कोई नया वोट बैंक जुड़ेगा ना आपके साथ, तभी तो आपका वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा। तो जयंत चौधरी के पास क्या इसको लेकर रणनीति है? अच्छा, अजीब बात यह है कि वही जयंत चौधरी हैं जिनको खुले पर नमाज पढ़ने में बड़ी दिक्कत थी, जो खुले पर नमाज पढ़ने को लेकर एक उपन्यास का जिक्र कर रहे थे 1984। अब जयंत चौधरी की पार्टी ने न केवल इस पर खुलकर समर्थन किया एनडीए का, बीजेपी का, बल्कि एक चूं भी नहीं निकाली इस बिल के विरोध में। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि केवल नीतीश कुमार नहीं, आरएलडी को भी आफ्टर इफेक्ट्स झेलने पड़ रहे हैं, और ये आप मानकर चलिए कि आने वाले वक्त में टीडीपी को भी झेलने पड़ेंगे, क्योंकि ये जितनी पार्टियां हैं ना, इनको तो थोड़ा बहुत मुस्लिमों का वोट मिलता है। जो चंद्रबाबू नायडू है, उनकी पार्टी तो बिना मुसलमानों के वोट से जीत ही नहीं सकती। हो सकता है चंद्रबाबू नायडू ये सोच रहे हो कि अभी तो चुनाव है भी नहीं, जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा, जब चुनाव होगा तब तक शायद लोग भूल जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। कई बार किसी एक फैसले के परिणाम बहुत वक्त तक दिखाई देते हैं, और कई बार कोई एक बहुत बड़ा फैसला एक तरह से बेकार भी निकल जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों भव्य राम मंदिर का उद्घाटन है। जनवरी में जब मोदी जी ने भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया था अयोध्या में, मेरे जैसे पत्रकार भी ये मानकर चल रहे थे कि अब तो विपक्ष के पास 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनीति करने के लिए कुछ है ही नहीं। हुआ क्या, राम मंदिर बनने के बाद भी, उद्घाटन करने के बाद भी, न केवल बीजेपी अयोध्या हार गई, बल्कि पूरी यूपी में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और तो और दोस्तों, अयोध्या में एक दलित उम्मीदवार जितवा दिया अखिलेश यादव ने, तब जब अखिलेश यादव अभी तक अयोध्या नहीं गए हैं। लेकिन फिलहाल तो हम बिहार चुनाव पर बात करते हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी लंबे वक्त तक टिकेगी नहीं, क्योंकि उनको इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि इस मुद्दे पर नीतीश कुमार का क्या स्टैंड रहता है। आखिर कब तक वो मुस्कुराते हुए मीडिया के लोगों के आगे से निकल जाएंगे? क्या नीतीश कुमार कुछ बोलेंगे? और अगर वो कुछ बोलते हैं तो उससे उनकी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।